तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन हाउ बायो-सैवर्ट लॉ इनेबल अस टू एक्सप्रेस द एम्पियर सर्किटल लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म वेयर आई इज द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ the line integral of magnetic field over a closed loop is mu naught times the total current flowing through the loop। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत? कि क्या कह रहा है ये कि अगर हम किसी भी क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, यानी कि सिंपल सी लाइन बोल सकते हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। क्लियर है इतनी बात? क्या क्या है इसने? ये बोलते हैं भाई साहब कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। चलो ये है। अब इसको करते कैसे? आप एक वायर ले लो, ठीक है। इस वायर में जो करंट फ्लो है वो आई है। अब ये जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा तो आप कैसे निकालते थे? आप उंगलियों को इस तरह से घुमाओ कि जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपको अंगूठा मिले। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो आपको कुछ ऐसी दिखाई दे रही होंगी या नहीं, बताओ? ये आपकी, ठीक है ना। अब अगर आप कहीं पर भी अगर आप सोचो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और छोटा सा एलिमेंट है, यानी कि इसको जो डीएल की डायरेक्शन होगी वो भी इधर ही होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल दोनों सेम डायरेक्शंस में है। तो क्या प्यारे बच्चों मैं ऐसा लिख पा रहा हूं कि बी डॉट डीएल, इसको मैं लिख सकता हूं कितना आपका हो जाएगा ये एंगल तो इन दोनों के बीच में जीरो हो गया, तो बी डॉट डी एल कोस जीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर आपका होता था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, हाँ या ना? अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, डीएल मतलब ये हो जाएगा सिंपल लेंथ, यानी कितनी सर्कमफेरेंस होगी प्यारे बच्चों? तो 2 पाई आर। कितनी? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से तो 2 पाई आर चला गया, तो आपको क्या मिल गया? म्यू नॉट आई। तो आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। क्लियर है इतनी बात? पक्का? देख लो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। चलो, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू अ सोलेनॉइड। Use ampere circuital law to obtain the expression for the magnetic field due to current I in a long solenoid having n number of turns per unit length। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो सोलेनोइड क्या है। तो देखो सोलेनोइड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आए? तो सोलेनोइड आप ये कह सकते हो कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को अगर हम हेलिक्स फॉर्म में बाउंड कर रहे हैं तो मैं उसे सोलेनोइड बोल लूंगा। तो पहले इसी को देख लेते हैं, छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपको एक लाइन समझने में। अ सोलेनोइड मींस एन insulated copper wire bound closely in the form of helix। चलो भाई ये भी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। देखो सोलेनोइड का जो वैसे मतलब होता है वो होता है चैनल, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब चैनल होता है। तो अगर आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को हेलिक्स के फॉर्म में बाउंड कर रहे हो, जो मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? सोलेनोइड। अब ये तो हो गया भाई सोलेनोइड। अब सोलेनोइड आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो, चलो उसे भी देख लेते हैं। सोलेनोइड है क्या? इस तरह से आप ऐसे, ये आपका सोलेनोइड है प्यारे बच्चों, ये ठीक है ना। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है आई।
आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना, हम क्लोजली लपेटने का, जो इसका क्लोजली बाउंड करने का रीजन वो ये है कि जो सोलोनॉइड के अंदर है वो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म हो, और जो बाहर होगा प्यारे बच्चों वो जीरो होता है। तो मैं इसको इस तरह से बनाऊं, और ये ऐसे समझो, देखो इस तरह से मैंने क्या करा है, एक सेक्शन ये लिया हुआ है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूं। आपकी इच्छा है, आप जिससे मन करे आप वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तरफ से तो देखो करंट आपको प्यारे बच्चों आती हुई दिख रही होगी, ये वायर है, इसकी जो लेंथ होती है इसके डायमीटर के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, लेंथ बहुत ज्यादा है। इधर से करंट आ रही होगी एक साइड से, और दूसरी तरफ करंट जा रही होगी। आती हुई मतलब आपको डॉट से रिप्रेजेंटेशन होगा, और जा रही है तो यानी कि अंदर की ओर है तो आपका क्रॉस होगा। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां मैंने डॉट से दिखा दिया है। ये यहां से करंट आपको प्यारे बच्चों आती हुई नजर आएगी, है ना, इस तरह से। और दूसरे एंड पर जब ये वायर आप लपेट रहे हो एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से आपको जाती हुई, इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक तरफ से करंट आ रही है तो दूसरी तरफ करंट जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड, आप उंगलियों को देखो, उंगलियों को अब मैं तो दिखा नहीं सकता, पर आप सोचो कि जब आपने लपेटा है तो आप उंगलियों को करंट की डायरेक्शंस में घुमाओ, तो प्यारे बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस कुछ इधर ऐसे नजर आएगी। ठीक है ना? अगर आप उंगलियों को करंट की डायरेक्शंस में घुमाओगे, सीधे हाथ की, उल्टा हाथ नहीं, सीधे हाथ की उंगलियों को जब आप करंट की डायरेक्शंस में घुमाओगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अब आप यहां पर एक क्लोज लूप कंसीडर करो। चलो भाई एक क्लोज लूप ले लेते हैं। ये मैंने क्लोज लूप ले लिया, जिसकी लेंथ मैंने एल ली हुई है और इसकी विड्थ मैंने डब्ल्यू ले ली। ठीक, यहां से चल रहे हैं ए से बी, बी से सी और सी से डी, इस तरह से मैंने मूव किया है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल हमें लेना है। ठीक है ना? तो हम अब किसकी मदद से निकाल रहे हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो लिखते हैं अपना कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्या कहता अब तो याद हो गया होगा ना, कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आपका है। तो सबसे पहले मैं बी डॉट डी एल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? बी डॉट डी एल। चलो, तो सबसे पहले मैं ए से बी जा रहा हूं, चलता हूं मैं ए से बी, ए से बी। ठीक, ए से बी जाओगे, फिर आप बी से कहां पहुंचोगे प्यारे बच्चों? सी। बी से आप फिर सी जाओगे, सी से आप कहां जाओगे प्यारे बच्चों? तो सी से आप डी जाओगे, और फिर डी से आप ए। इस तरह से आप क्लोज लूप में जा रहे हो। अब देखो, जो आप बी से सी जा रहे हो, कहां से? बी से सी। जब आप बी से सी जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड और जो उसकी डीएल है वो एक दूसरे के, अब देखो ना, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस इधर है और जो आपका डीएल है वो इधर है, तो एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम लिख सकते हैं कि बी डॉट डी एल कोस 90, और आपको पता है कोस 90 जीरो होता है। तो चलो ये बात भी खत्म हो गई। जब मैं डी से ए जाऊंगा तब भी बी डॉट डी एल जीरो है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं होता, क्योंकि भैया ये कहां है पॉइंट? ये है बाहर। सी से डी कहां है? सी से डी बाहर है, और डी से ए भी आपका जीरो है, क्योंकि भैया डी से ए भी ठीक वैसा ही है जैसे बी सी है। ठीक है ना? दोनों की बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो मैं सी से डी भी जीरो लिखूंगा। क्यों जीरो लिखूंगा? क्योंकि भाई बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, आउटसाइड कोई मैग्नेट। तो हमारे काम का तो सिर्फ एक हुआ ना, ए टू बी। ठीक है ना? जो हमारे काम का है वो है सिर्फ ए टू बी। तो हम लिख सकते हैं ए से बी तक बी डॉट डी एल, यानी कि बी डॉट डी एल, इनके बीच का एंगल जीरो है। देखो आप, तो बी डी एल कोस जीरो, और कोस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा बी इंटू एल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसने हमसे ये कहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है। जो एन है वो क्या है आपके पास? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न कितने हो गए? आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा बी इंटू एल
म्यू नॉट, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी n इंटू एल और I, तो L से तो L कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट एन आई। तो आप ये फॉर्मूला छोटा सा आप याद रखोगे कि किसी भी सोलेनोइड की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई, जहां पर प्यारे बच्चों n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो आप बता दो। मैंने क्या करा, सोलेनोइड बताया क्या होता है, तो सोलेनोइड आप इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड कर रहे हो अगर हेलिक्स फॉर्म में, तो हम उसे प्यारे बच्चों बोल रहे हैं सोलेनोइड, जिसका ग्रीक मीनिंग है चैनल। बहुत बढ़िया। फिर हमने एक सोलेनोइड बनाया, एक तरफ से करंट आती हुई तो दूसरी तरफ से करंट जाती हुई, एक छोटा सा हमने लूप लिया ABCD। इसमें B से C से D और D से A जो है वो इंटीग्रल जीरो है। क्यों जीरो है? दो में तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, जिसकी वजह से उसको जीरो लिया। बस हमारे काम का A टू B था, बाकी सब जीरो थे, तो A टू B में हमने इंटीग्रेट कर दिया और आ गया। क्लियर है इतनी बात? बढ़े आगे, समझ में आ रहा है ना? चलो भाई, टू लॉन्ग coaxial insulated solenoid S1 and S2 of equal lengths are bound one over the other as shown in figure. A steady current I flow through the inner solenoid S1 to other end B, which is connected to outer solenoid S2 through B. Is the same current I flow in the opposite direction so as to come out and A. If N1 and N2 are the number of turns per unit length, find the magnitude and direction of the net magnetic field at the point inside and outside. अब देखो, अगर हम करंट की बात करें तो जो आपके पास क्या नाम, एक इनर वाला है और एक आउटर है, तो जो इनर वाला है उसमें करंट किस डायरेक्शंस में जा रही है? अब ये देखो, तो ये क्लॉकवाइज है। किधर है? क्लॉकवाइज। देखो इस वाले में जो करंट है वो आपकी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। किसके अंदर? इस S1 के अंदर। S1 को देखो। अब एक चीज का मैं आपको बता दूं, अगर कभी करंट आपके पास देखो इस तरह से है, ये ऐसे करंट जा रही है, ये मैं बना रहा हूं समझाने के लिए, करंट ऐसे, तो ये जो करंट आपकी है ये क्लॉकवाइज आ रही है, हाँ या ना? और अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है लेफ्ट साइड में, तो ये एंड उसे कैसा दिखाई देगा? साउथ, हाँ या ना? साउथ दिखेगा, तो दूसरी तरफ जो होगा वो क्या रहेगा? नॉर्थ रहेगा। अब ये भी बता दूं मैं आपको, देखो याद तो वैसे आपको होगा, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो इस तरह से, तो उस एंड पर प्यारे बच्चों आपको साउथ नजर आता है, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो आपको नॉर्थ। क्लियर है इतनी बात? अगर क्लॉकवाइज है तो आपका साउथ है और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ है। तो अगर मैं S1 की अगर सपोज बात कर रहा हूं, किसकी? अभी S1 सोचो, S2 नहीं। तो S1 में अगर कोई ऑब्जर्वर लेफ्ट हैंड साइड पर है इधर, तो उसको यहां पर साउथ दिखेगा, तो दूसरी तरफ नॉर्थ दिखेगा, हाँ या ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होती है वो नॉर्थ से साउथ है। अगर हम S2 की बात करें तो S2 में उल्टा हो जाएगी करंट की डायरेक्शंस। तो S2 में आपका इस एंड पर अगर करंट देखें तो यहां नॉर्थ होगा, तो दूसरे एंड पर साउथ होगा। तो दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका अपोजिट होगा। और फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने ड्राइव करा म्यू नॉट एन आई, ये तो हमारे पास है, तो मैं दोनों की वजह से निकाल दे रहा हूं। बस ये ध्यान रखना, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका अपोजिट होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। याद रखोगे बात मेरी क्या, कि अगर करंट फ्लो हो रही है, देखो ये चीज ध्यान में रखो कि आप लेफ्ट से ऑब्जर्व कर रहे हो और जो करंट इधर आपका एंड दिख रहा है वो साउथ है, तो दूसरी तरफ सिंपल सी बात है नॉर्थ होगा। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो आप उसे साउथ देखो, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो प्यारे बच्चों नॉर्थ है। अब आपको इसमें अगर मैं S1 की बात करूं तो आपको क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती दिख रही है, अगर आप लेफ्ट से ऑब्जर्व कर रहे हो, लेफ्ट से। ये ध्यान रखना, ऑब्जर्वर कहां, ये भी फर्क पड़ता है, ठीक है ना? तो आप लेफ्ट से ऑब्जर्व कर रहे हो तो इधर करंट आपकी ये है और दूसरी तरफ ये। अब
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, अब अगर मैं इनसाइड निकालूं तो ठीक है भाई, तो हम निकाल लेते हैं V2 माइनस V1। फॉर्मूला आपके पास है म्यू नॉट, करंट दोनों की सेम है, बस नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें से म्यू नॉट आई तो कॉमन आ जाएगा और बचेगा N2 माइनस N1। तो इनसाइड आप अगर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो तो आप डायरेक्शंस बता सकते हो, उधर होगी जिधर S2 का मैग्नेटिक फील्ड है। किधर है? बाहर, आउटसाइड वाले का, जो मैंने 2 ले रखा है, N2। और उसके मैंने आपको बताया इस एंड पर नॉर्थ है तो दूसरे एंड पर साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस आपको पता है किधर होती है। बाहर देखोगे, अगर देखो, अगर एक सोलेनोइड की बात ध्यान रखना, चलो ये बता देता हूं मैं। सोलेनोइड में देखो क्या है कि अगर आपके पास इस तरह से समझो ये, ठीक है, ये करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो इधर आपका क्या है, साउथ बन रहा है इधर इस एंड पर, अगर आप ऑब्जर्वर यहां देख रहे हो, और दूसरे एंड पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं इस तरह से। कहां से निकल रही हैं? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं। लेकिन 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 इनसाइड की अगर बात करें, इनसाइड इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका साउथ से नॉर्थ होगा। अंदर अंदर ध्यान रखना, अंदर होगा साउथ से नॉर्थ, और जो बाहर होगा वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर होगी। और अंदर किधर होगी? साउथ से नॉर्थ। ये याद रखना जरूर। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारा क्या निकल आया, इनसाइड निकल गया। और आउटसाइड जो होता है कंबाइंड सिस्टम का, हम वो जीरो लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हम सेकंड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड आपका क्या होगा? जीरो। एट पॉइंट आउटसाइड इज जीरो। ठीक है, अंदर आपको मैंने निकाल दिया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। फॉर्मूला आपके पास प्यारे बच्चों होता है म्यू नॉट NI, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है बात? आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहता है आगे वाला? एन ऑब्जर्वर टू द लेफ्ट ऑफ ए सोलेनोइड ऑफ n turns each of the cross section area A observe that a steady current I it flow in clockwise directions। देखो मेंशन है, depict the magnetic field lines due to solenoid specifying its polarity and show that it act as a var magnet of magnetic moment this। ओके, देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर 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 कोई ऑब्जर्वर कहां पर है, लेफ्ट में है, तो उसको ये चीज कैसी नजर आएगी? क्लॉकवाइज। कैसी नजर आएगी? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज यहां क्या होगा? साउथ। तो इस एंड पर क्या होगा? नॉर्थ। क्लियर है इतनी बात? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से, अभी मैंने आपको बताया, नॉर्थ से निकल रही हैं और कहां एंटर कर रही हैं? साउथ में। लेकिन अंदर जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की ओर होंगी। अगर सिर्फ आप एक लूप को सोचो, बस आप इस लूप को सोचो, एक सिंगल लूप, तो मैं ये कह सकता हूं एक एंड साउथ है तो प्यारे बच्चों दूसरा नॉर्थ है। फिर अगला वाला फिर से आपका साउथ है तो फिर नॉर्थ है, फिर अगला वाला आपका साउथ है तो फिर नॉर्थ है, और फिर अगला वाला एक साउथ है तो नॉर्थ है। तो ये आपके एक बार मैग्नेट की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? अगर मैं एक एक सिर्फ एक लूप की बात कर रहा हूं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं, सिंगल लूप का, ध्यान रखना, तो आपने मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एक सिंगल लूप की बात, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच लूप। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बच्चों? आई इंटू ए, हाँ या ना? मैग्नेटिक मोमेंट क्या? करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया। अगर मेरे को टोटल निकालना है, तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि n नंबर ऑफ लूप्स हैं, कितने हैं, या n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ सोलेनोइड हैव कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर इतने टर्न्स हैं, तो मैं अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो कितना आएगा? तो बहुत आसान है, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा प्यारे बच्चों? तो करना कुछ नहीं है, बस आपको n से मल्टीप्लाई कर देना है सिंगल लूप के लिए, तो m आ जाएगा NIA, हाँ या ना?
देखो एक छोटी सी बात आपको मैंने बता दी है, याद रखनी है कि आप ऑब्जर्व किधर से कर रहे हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व लेफ्ट से कर रहे हैं और क्लॉकवाइज करंट दिख रही तो इधर आपका एंड साउथ है, तो सिंपल सी बात है दूसरी तरफ तो नॉर्थ ही होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तीनों क्वेश्चंस में कुछ एक जैसी ही तो बातें हैं, समझ में आ गई क्या? पक्का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैप 2 मीटर 2 मीटर अपार्ट कैरी 3 एम्पियर, ये आपका, हाँ अब सही है, 3 एम्पियर करंट ईच इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वन वायर ड्यू टू अदर। ओके ओके, देखो बच्चों, आपके पास दो वायर है, बहुत बढ़िया, ये लॉन्ग वायर है, एक वायर भैया ये है और दूसरा वायर ये है। याद क्या रखना है, देखो करंट दोनों में सेम है, डिस्टेंस दे रखी है, तो पहले जैसे ही एक इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले देखो भैया फॉर्मूला याद, और दूसरा ये याद रखना है कि अगर करंट सेम डायरेक्शंस में फ्लो हो रही तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये सुनते ही देखो साले दो ऑप्शन तो मर गए, दो ही ऑप्शन तो बचे ना, अट्रैक्टिव वाले ही तो रह गए, रिपल्सिव तो खत्म। अब आपके पास आई फोर्स की वैल्यू, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू वायर्स जो हमारे पास है, मैग्नेटिक फोर्स, फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो फिर तो आप भूल जाओ, क्वेश्चन होगा, लेकिन फॉर्मूला आपको तो याद करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू वायर्स, बिटवीन टू वायर्स, तो आपके पास होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। क्लियर है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अब म्यू नॉट की वैल्यू तो आपके पास है, हाँ या ना, म्यू नॉट आपके पास होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और करंट 3 इंटू 3, दोनों में करंट 3 है, और डिस्टेंस आपके पास है प्यारे बच्चों 2, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो आपके पास आ गया 9 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। क्या याद रखोगे कि जब भी दो पैरेलल वायर्स हो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आप याद रखोगे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, और अगर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन है तो अट्रैक्शन होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्शन होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अट्रैक्टिव फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 9 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का निकाल दोगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टू वायर्स कैरिंग करंट I1 I2 लाई वन स्लाइटली above the other in horizontal plane as shown in figure. The reason of the vertically upward strongest magnetic field is, अब देखो तो सीधी सी बात है, इसमें बस हमें करना क्या है, इन वायर्स की वजह से ये देखो कि डायरेक्शंस किधर किधर हैं। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसकी वजह से, इस वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो कैसे मैंने आपको सिखाया है, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखो, रख दी, सीधे हाथ की, उल्टे हाथ की नहीं, सीधे हाथ की, उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखो, हथेली को उधर घुमाओ जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, देखो अंगूठा कहां है, तो इस वाले वायर की वजह से ऊपर आएगा, ठीक, और नहीं तो मैंने आपको समझा रखा है रिन, राइट में इनवर्ड और लेफ्ट में आउटवर्ड, तो और इस वायर की वजह से किधर आएगा, इनवर्ड, एक की वजह से आउटवर्ड है तो दूसरे की वजह से इनवर्ड है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो दोनों की वजह से ही अपवर्ड आ रहा है, दोनों की वजह से V1 भी और V2 भी। क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, देखो याद कैसे रखोगे, एक वायर है, इस वायर के अगर आप राइट में है तो इनवर्ड होगा, और इसके लेफ्ट में है तो भैया आउटवर्ड होगा, इतनी छोटी सी बात याद करो। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, B2 की वजह से तो भैया आउटवर्ड है, लेकिन V1 की वजह से इनवर्ड है, और जबकि चौथे में तो भाई सीधी सी बात है, दोनों की वजह से ही आउटवर्ड आएगा, V1 भी और V2। हमसे पूछा क्या था, रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस में आ रहा है, सेकंड के अंदर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन आपका हो गया प्यारे बच्चों बी। क्लियर है इतनी बात, सिर्फ डायरेक्शंस देखनी है और छोटी सी मेरी बात याद रखनी है, कर दोगे आप क्वेश्चंस को, पक्का? चलो भाई
टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड इतना प्लेस 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था भैया? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। हाँ या ना? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू डी पावर -7। करंट है भैया एक में 4 तो एक में 10, और डिस्टेंस आपके पास है कितनी भैया? तो डिस्टेंस आपके पास है 2.5 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में जरूर बदल लें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 2.5 इससे ये चला गया पूरा 2 बार, 2.5 है तो भैया क्या करो, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 से उड़ा दो। अब कितना आएगा? 4 4 16 और 2 हो गया 32 और 7 से 2 गए तो ये आ गया आपका 5। तो आंसर हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। तो भैया ऑप्शंस आपका डी ऑप्शंस मैच कर रहा है, कोई दिक्कत हो तो बता दो। सीधा फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये आपका फॉर्मूला 2 बार आ चुका है, अभी और आएगा, बस याद रखना है, पक्का। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। A square shaped current carrying loop MNOP is placed near a straight long current carrying wire AV as shown in figure. The wire and the loop lie in the same plane if the loop experiences a net force F towards the wire. Find the magnitude of the force on the side NO of the loop. देखो बच्चों, आपके पास अगर करंट को देखें तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर। हमारे काम के देखो जो जो सुन लो एक बात, अब आपके जो ये वाले वायर हैं और ये वाले वायर हैं, फोर्स तो होगा इन पर, लेकिन ये एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो ये कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। कि क्यों कर देते हैं? देखो डिस्टेंस इनकी सेम है, करंट इनमें सेम होगी, तो ये फोर्स एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। बस हमारा काम है इस वाले वायर पर और इस वाले वायर पर फोर्स निकालना, क्योंकि अपोजिट तो इन पे भी होगा। बस ये है कि भाई इनकी लेंथ अगर ये L है तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो भैया 2L है, दोनों की लेंथ अलग अलग है, बस ये है, इसलिए फोर्स अलग अलग है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किस पर? PM पर। देखो जो दोनों इस पर देखो, जो करंट इस डायरेक्शन में और ये दोनों की सेम है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। लेकिन अगर आप ये देखो कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन। तो अगर मैं पहले PM की बात कर रहा हूं, फोर्स में किस पर निकाल रहा हूं? PM पर। फोर्स PM पर निकाल रहा हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो PM पर निकाल रहा हूं, ठीक है ना? मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, लेंथ तो हमें वैसे पता ही है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। डिस्टेंस कितनी है? L, और इस वायर की लेंथ भी कितनी है? L, दोनों की दे रखी है, तो L से तो L चला गया, हाँ या ना? तो आपके पास आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है ना? अब अगर मैं फोर्स निकालूं किस पर? NO पर, तो ये आएगा म्यू नॉट I1 I2, लेंथ उसकी कितनी है? L है, लेकिन जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, इस बार 2L हो गई, तो L से तो L चला गया, तो आ गया म्यू नॉट एंड I1 I2 अपॉन 4 पाई, ठीक है ना? और दोनों, एक में रिपल्शन है तो एक में अट्रैक्शन है, दोनों में। देखो ना भाई, इस पर अगर फोर्स की बात करें, किस पर? इस वाले पर, तो इस पर जो फोर्स होगा वो इधर होगा, अट्रैक्शन है, और इस वाले में जो फोर्स होगा वो इधर होगा, क्योंकि रिपल्शन है। तो दोनों अपोजिट हैं, तो सिंपल सी बात है माइनस ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं प्यारे बच्चों नेट फोर्स निकालता हूं, F नेट, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना है? 2 पाई माइनस म्यू 1 I1 I2 अपॉन 4 पाई। जब माइनस करोगे तो आएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, जो इक्वल है किस फोर्स के? देखो ध्यान से, यही तो आया था NO पर फोर्स, तो हमने दोनों पर फोर्स निकाला, और जो नेट फोर्स आया वो उतना ही आ गया जो फोर्स NO पर था। दोबारा सुन लो, किसी भी वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है
मैं आपको फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। और अगर फोर्स निकालना है तो ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2πd। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों पर फोर्स निकाला। ध्यान रखोगे कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन ये है वही डायरेक्शन ये है, तो अट्रैक्शन होगा, इधर होगा। और इसकी बात करें और किसकी बात करें, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्शन होगा। इसलिए हमने दोनों को माइनस किया। क्लियर है इतनी बात? कोई भी दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो भाई, क्या कहता है अगला? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स डिफाइन 1 एम्पियर। चलो भाई 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं जिनका सेपरेशन अगर d हो और उसमें करंट I1 और I2 हो, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मैंने आपको बताई वो होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। क्लियर है इतनी बात? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। अब अगर मैं इसी में करंट को मैं क्या मान लूं, 1 एम्पियर ले लूं। I1 I2 को मैंने क्या ले लिया है, 1 एम्पियर। ठीक है इतनी बात? डिस्टेंस को या आर या जो भी आपकी डिस्टेंस है उसको मैंने ले लिया है 1 मीटर। तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2π, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10 की पावर -7। तो आपके पास जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आई प्यारे बच्चों, वो क्या आ गई, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर आपके पास दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं जिनको मैंने वैक्यूम में रखा है 1 मीटर की डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर है, तो उसमें करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर। बात समझ में आई ना आई? पक्का? देखो आनी चाहिए बात समझ में। चलो अपनी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ 1 ampere is the value of steady current, is the steady current which when maintained in each of the two very long straight parallel conductor of negligible cross section and placed 1 meter apart in vacuum, ठीक, vacuum would produce on each of these conductors a force ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों हो सकते हैं। अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन। वो डिपेंड करेगा कि भैया आपने डायरेक्शन कैसी ली है। रिपल्सिव नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑन देयर यूनिट लेंथ। बात समझ में आ गई कि अगर एक मीटर की डिस्टेंस पर आप दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को रखें और अगर उसमें करंट आप 1 एम्पियर की फ्लो कराएंगे, तभी आपको 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 का
यूनिट लेंथ में फोर्स नजर आएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो। पक्का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर kept along x desk as एक्सेसरी कैरीज ए स्टडी करंट आई along प्लस x डायरेक्शंस। चलो भाई एक वायर दिया हुआ है इस तरह से और उसमें करंट इधर आपकी ये हो गई प्यारे बच्चों x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, इसमें करंट आई है। बहुत बढ़िया। एट एन इंस्टेंट t ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q एट ए पॉइंट ऑफ x y। चलो भैया यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसकी ओर? y डायरेक्शंस में। इसका मास m है और चार्ज q है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यू टू द कंडक्टर। अब देखो फोर्स हमें निकालना है तो सबसे पहला काम क्या है कि इस वायर की वजह से इस पर क्या निकाल लो। देखो ये हमें से कोऑर्डिनेट पता है, ये जो डिस्टेंस है वो आपकी y है, ये हमें दे रखी है। तो सबसे पहले मैं इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से या नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। क्या फॉर्मूला होता था? तो देखो भाई आपके पास फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर है आपके पास वाई। डायरेक्शंस की अगर बात करें तो देखो मैंने आपको बताया था किसी भी वायर के अगर लेफ्ट में है तो भैया आउटवर्ड होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है भैया प्यारे बच्चों वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब उंगलियों देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से बिल्कुल। उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस में रखो, यानी उंगलियों को ऊपर करो और अंगूठे को वेलोसिटी। तो आप देखोगे प्यारे बच्चों हथेली आपकी फोर्स दे रही है इस डायरेक्शंस में, यानी कि किस डायरेक्शंस में? एक्स एक्सिस की ओर फोर्स लग रहा है। दोबारा बता दे रहा हूं, सुन लो बहुत ध्यान से। उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, उंगलियां ऊपर रखो और अंगूठे को वेलोसिटी। उंगलियां ऊपर, अंगूठे को वेलोसिटी, हथेली देखो किधर है? फोर्स यानी एक्स एक्सिस में। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज हमारे पास है Q, वेलोसिटी हमारे पास है V और मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई साइन 90। थीटा तो 90 है ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा Q V म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शंस आ रही है किसकी ओर? एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन से। क्लियर है? तो F इजिकल टू क्यू वी भी था, मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बाई। क्लियर है? पक्का? देख लो, समझ लो, दिक्कत हो तो बता दो। बढ़े आगे, चलो भाई। ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कैरिंग करंट 1 एम्पियर इज केप्ट नियर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I of 2 एम्पियर एज शोन इन फिगर। Calculate the magnitude and direction of the net force exerted on the loop due to the current carrying conductor। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये वाला और ये वाला कोई काम का नहीं होता, सिर्फ काम के ये हैं भाई साहब और दूसरे ये हैं। इन दोनों पर फोर्स निकालेंगे। अगर मैं किस पर निकाल रहा हूं, इसको कुछ नाम दे देते हैं भैया, इसको A, इसको B, इसको C और D। अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूं किस पर? AB पर, फोर्स ऑन AB, ये हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास है क्या नाम? म्यू नॉट I1 I2। ये फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ तो हमें जरूरत नहीं, लेंथ हमारे पास है। तो म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई D, ये हमारे पास। तो हमारे पास म्यू नॉट तो चलो अभी ऐसे रख लेते हैं। करंट है आपके पास 1 × 2, बहुत सही। और जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो रख देते हैं 10 की पावर -2। डिस्टेंस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो इसे भी रख देते हैं 10 × 10 की पावर -2। तो ये तो कैंसिल हो गया, इससे ये चला गया 2, ठीक है ना, और भैया इस 2 से ये 2 भी चला गया। तो फोर्स आ गया म्यू नॉट, वो भी 2 म्यू नॉट अपॉन पाई। अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो भैया इधर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। किधर की ओर लग रहा है? अट्रैक्टिव, यानी टूवर्ड्स द वायर। चलो भाई
अट्रैक्टिव है और टूवर्ड्स द वायर है। बहुत बढ़िया। चलो फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं। देखो फोर्स हमारे पास था, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला था म्यू वन आई वन आई टू अपॉन टू पाई डी। लेंथ को उधर भेज दिया है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि लेंथ हमें पता है उस वायर की। तो हमारे पास आ गया टू म्यू नॉट अपॉन पाई, इतने न्यूटन का फोर्स आ गया है, जो कि अब दूसरे पर निकाल लेते हैं। किस पर? सी डी पर। चलो भैया सी डी पर भी निकाल लेते हैं। तो फोर्स अगर मैं सी डी पर निकालूं तो बस क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क आपका मात्र डिस्टेंस का पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक आपकी 30 हो जाएगी, बस ये फर्क है। बाकी तो देखो सेम रहेगा। तो आ जाएगा म्यू नॉट 1 इंटू टू इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2 पाई इंटू 30 इंटू 10 की पावर -2। तो ये तो चला गया, 0 से 0 भी चला गया, 2 से 2 भी चला गया। तो आ गया 2 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई न्यूटन। ये रिपल्सिव है। कैसा है? रिपल्सिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में करंट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि करंट अगर अपोजिट है तो रिपल्शन होगा, और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा। तो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो भैया पहले वाले में कितना था? 2 म्यू नॉट अपॉन पाई, 2 म्यू नॉट अपॉन पाई, और दूसरे वाले में है 2 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। कॉमन ले लो भैया, 2 म्यू नॉट अपॉन पाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 जो होता है 2/3। कितना होता है प्यारे बच्चों? 2/3। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 4 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। अट्रैक्टिव है। अब चाहो तो आप म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो रख देते हैं भैया म्यू नॉट की वैल्यू भी, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो म्यू नॉट आपके पास होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ये तो था, कितना था? 4 म्यू नॉट अपॉन 3 पाई। तो चलो पाई से पाई उड़ गया, तो 16/3 इंटू 10 की पावर -7, तो यानी कि ये आ जाएगा 5.33 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था। अट्रैक्टिव है और टूवर्ड्स द वायर है, टूवर्ड्स द वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्का? चलो भाई, तो हमारा भैया फोर्स निकल गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ना हो। पक्का? चलें आगे बढ़ें। चलो भाई, क्या कहता है 54? टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A1 and A2 carrying current I and 2I flowing in the same direction kept at D distance apart. बहुत बढ़िया। फिर should a third straight wire carrying current 1.5 be placed between A1 and A2 so that experience no net force due to A1 and A2? ओके, चलो अब उसने हमसे बात कही है तो करेंगे ही। भाई हमारे पास दो वायर हैं, A1 और A2। फिर वो ये कह रहा है कि दोनों वायर, ये आपका कौन सा हो गया A1 और A2, उसके बीच में कहीं तीसरे वायर को रख दो, किसी तीसरे वायर को A3 को रख दो किसी डिस्टेंस पर। मान लो यहां से जो डिस्टेंस है अगर वो D है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस होगी आपकी D, अगर टोटल D है तो ये D माइनस एक्स हो जाएगी। करंट एक में I है तो भैया दूसरे में 2I है, और आप चाहो इसकी करंट हो गई 1.5 एम्पियर। अब देखो जो ये वाला वायर है, कौन सा वाला A1, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, तो उसकी वजह से बाहर की ओर होगा। हाँ या ना? अब दूसरी बात ये भी समझो कि सेम है इस वाले में, इसकी वजह से अगर मैं ये देखूं तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन, और इसकी वजह से देखें तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे को खींचने की टेंडेंसी रखेंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो जीरो होगा। तो मैं अगर पहले की वजह पर निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन A3 ड्यू टू A1, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहा हूं, ये मैंने F1 मान ली है। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2, मतलब एक में I है तो दूसरे में 1.5 I है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन
2 पाई डी मतलब x। ऐसी अगर मैं दूसरे की वजह से निकालूं, फोर्स ऑन A3 ड्यू टू A2, ये निकाल रहा हूं। चलो भाई, इसकी वजह से देखो प्यारे बच्चों कितना होगा, मैंने नाम दिया F2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 1.5I इंटू 2I अपॉन 2 पाई, और डिस्टेंस है d माइनस एक्स। दोनों को बराबर रखो, देखो क्या आता है, म्यू नॉट, पहले में कितनी करंट थी I, और उसमें है 1.5I। चलो 2 पाई x, दूसरे में म्यू नॉट 1.5I इंटू 2I अपॉन 2 पाई डी माइनस एक्स। तो म्यू नोट से म्यू नोट गया, 2 पाई से 2 पाई चला गया, आई से आई चला गया, 1.5 से ये भी चला गया। तो बचा क्या, उधर बचा 2x इज इक्वल टू डी माइनस एक्स, यानी कि 3x इज इक्वल टू डी। तो भैया x की वैल्यू आ गई d/3। तो d/3 डिस्टेंस पर अगर रखोगे तो भैया इस पर फोर्स 0 होगा। और एक चीज और पूछी थी, डज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए3 डिपेंड ऑन द करंट? नहीं, A3 में कुछ भी करंट फ्लो हो उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। हां या ना, A3 पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। किस पे? करंट आप कुछ भी फ्लो कराएं, आपकी वैल्यू इसी पॉइंट पर 0 होगी, कोई दिक्कत नहीं है।